नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। केदारनाथ के लिए हेली सेवा के लिए किराए में बढ़ोतरी 45% तक बढ़ाया गया हेली सेवा का किराया। 10 सितंबर से टिकट की बुकिंग होगी शुरू। 15 सितंबर से शुरू हो सकती है हेली सेवा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केदारनाथ हेली सेवा के लिए एक बार फिर से टिकट में बढ़ोतरी भी की गई है और इस बार 45% तक ये किराया बढ़ाया गया है। बड़ी संख्या में केदारनाथ में तीर्थयात्री पहुंचते हैं और ज़्यादातर हेली सेवा के माध्यम से भी पहुंचते हैं। तो अब एक बार फिर से हेली सेवाओं का किराया बढ़ाया गया है और ये भी बताया गया है कि 45% तक ये हेली सेवाओं का किराया बढ़ाया जाएगा। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कितना किराया इस बार बढ़ाया जा रहा है? देखिए विशाल, चारधाम यात्रा के दौरान जो है हेली सेवा संचालित होती है और ऐसे में हेली सेवा को लेकर इस बार जो है किराए में बढ़ोतरी का मामला सामने आ रहा है। हालांकि अगर देखें तो एक बार फिर जिस तरह से 15 सितंबर से केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा शुरू होने जा रही है, वो 15 जून में जो है दुर्घटनाओं के चलते रोक लगाई गई थी। लेकिन अब जिस तरह से ये मामला सामने आ रहा है कि हेली सेवा का किराया में बढ़ोतरी की जाएगी, तो उसमें ये माना जा रहा है कि 45% जो है किराया जो है वो बढ़ाया जाएगा। यानी कि 10 सितंबर से जो है टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी और 15 सितंबर से केदारनाथ धाम के लिए शुरू हो जाएंगी हेली सेवा। जी, लेकिन ऐसे में योगेश, जो यात्री पहुंचते हैं केदारनाथ तो उनकी जेब पर भी अधिक जो खर्च है वो बढ़ जाएगा। ऐसे में क्या माना जा रहा है, लगभग कितना ये किराया हो जाएगा बढ़कर? देखिए बिल्कुल विशाल, क्योंकि पहले जो किराया हुआ करता था, अगर इसकी हम बात करें गुप्तकाशी से केदारनाथ के, तो वो 8532 रुपए का था और अब वो है 12,444 हो जाएगा। यानी कि काफी अंतर जो है इसमें देखने को मिलेगा। पाटा से केदारनाथ की बात करें तो 6,062 का था, तो अब 8842 रुपए हो जाएगा। शिरसी से केदारनाथ की बात करें तो 6,060 रुपए था और अब जो है 8839 रुपए हो जाएगा। यानी कि काफी जो है हद तक देखा जाए तो बढ़ोतरी हो रही है। इससे जहाँ जो यात्री जो चारधाम यात्रा के लिए आएंगे उनकी जेब पर भी काफी असर पड़ेगा और इसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बड़ी बढ़ोतरी है। हालांकि जिस तरह से दुर्घटनाएं हुई थी उसके बाद एसओपी जारी की गई थी, कितने यात्रियों को बिठाया जा सकता है, इसके साथ साथ कितनी उड़ानें भरनी है, किस समय से किस समय तक उड़ानें भरी जा सकती हैं, इसकी पूरी एसओपी जो है वो तैयार की जा रही है और इसके एसओपी के तहत जो नियम बनाए जाएंगे उनके तहत ही जो है उड़ानें भरी जा सकती है। लेकिन इस बार उस सब कैटेगरी को देखते हुए हेली सेवा का जो किराया बढ़ाया गया है उससे निश्चित तौर पर आने वाले यात्रियों पर जो है असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो क्या इससे यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़ाई जाएंगी या केवल किराया ही बढ़ाया जा रहा है योगेश? देखिए इस जो किराया बढ़ाया जा रहा है इसके अलग अगर हम देखें तो एसओपी में जिस तरह से नियम किए गए हैं कि वहां पर जो टेक्नीशियन है वो जो है जो हेलीकॉप्टर है उसकी उड़ान के बाद जो है उसका मुआयना करेंगे, कहीं कोई तकनीकी खराबी तो नहीं आई है, ये पूरी जानकारी दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो है उसमें यात्रियों के बिठाने की कैटेगरी भी तय की गई है कि कितने ही यात्री बिठाए जा सकते हैं। पहले जिस तरह से यात्री बिठाए जा रहे थे वो भी कहीं ना कहीं जो है मामला सामने आ रहा था। तो निश्चित तौर पर इसमें जो है उस दोनों कैटेगरी रखी गई है ताकि सुरक्षा का जो मानक है वो भी देखे जा सके। इसके साथ साथ जो है ऐसा नहीं है कि जो है इसके लिए सिर्फ किराया बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो एसओपी है वो उसके तहत ही सारी प्लानिंग जो है वो हेली सेवाओं को लेकर की जा रही है ताकि सुरक्षित इस बार यात्रा हो। क्योंकि पहले ही जो है शुरुआती तौर पर जो है कई दुर्घटनाएं देखी गई, उसके बाद इन पर रोक लगानी पड़ी। तो लेकिन इस बार जो है सभी नियम कानून के तहत ही चले और नियम कानून के विपरीत चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पर तौर पर जो है शासनों को निर्देश दिए गए। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। काशीपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किया है। सम्मेलन स्थल पर भारी उत्साह भी दिखा और काफी लोग सम्मेलन में शामिल भी हुए। सीएम धामी ने प्रबुद्ध जनों से मुलाकात और समाज के बुद्धिजीवियों संग संवाद भी इस दौरान किया। प्रत्येक जनपद में महिलाओं के सम्मेलनों में गया हूं, उनके द्वारा जो प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं उसमें गया हूं। सीमित संसाधनों में, कम साधनों में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए हमारी जो मातृशक्ति है उसके अंदर इतनी जीवटता है, इतना स्किल है, इतना परिश्रम है, एक मिशनरी होकर वो काम करती हैं। उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, सच में आप कभी जाएंगे, आप चारधाम यात्रा रूट पर जाएंगे या आप कभी भी इधर कैलाश मानसरोवर की यात्रा की तरफ जाएंगे या आदि कैलाश की तरफ जाएंगे, आपको जहां भी महिला स्वयं सहायता समूह के बनाए हुए उत्पाद दिखाई देंगे, बहुत सस्ते भी होंगे। आप उनको देखेंगे, उनकी पैकेजिंग, उनकी क्वालिटी,
इतनी अच्छी है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत बार वो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ देती है। इस प्रकार का उनके अंदर कौशल है। तो जो प्रधानमंत्री जी का कथन है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाने में बहुत बड़ा क्रांति की संभावक कोई बनने वाला है तो हमारे राज्य की मातृशक्ति बनने वाली है। हमारे अनेक प्रयास जो चल रहे हैं, जैसे हम इसके अतिरिक्त स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फल फिल्म नीति, होम स्टे नीति, मेड इन उत्तराखंड, सौर स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का भी कार्य कर रहे हैं। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि बहुत सारी चुनौतियों के बावजूद भी हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में, साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य में अनेक ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण ठंडे रास्ते में डाल दिया था। जहां हमने देश में सबसे पहले भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 और संविधान निर्माताओं की जो भावना थी, उस भावना को धरातल पर उतारकर इसी वर्ष 27 जनवरी 2025 से राज्य के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, सबके लिए उत्तराखंड में अब एक समान कानून लागू हो गया है। समान नागरिक संहिता का कानून देश में सबसे पहले हमने लागू किया है। वहीं देश का सबसे प्रभावी नकल कानून, जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी बता रहे थे, हमने देश का सबसे प्रभावी नकल कानून भी लागू किया है। और इस नकल कानून के लागू होने के बाद अभी तक हम इन 4 सालों में 25,000 नौजवान युवाओं ने नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। और एक भी मामले में कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया है। पहले के समय में आप सबको ध्यान होगा अच्छी तरह से, हमारे भी बहुत सारे भाई बहन, बेटे बेटियां परीक्षाओं की तैयारियां करते थे और परीक्षा होती थी, उसके अगले दिन ही अखबार में निकल जाता था कि पेपर लीक हो गया, नकल माफिया हावी हो गए, भ्रष्टाचार हो गया। और रिजल्ट आता था तो जो मेहनत करने वाले थे, गरीब माता पिता के बेटे बेटियां थे और योग्यता, क्षमता और प्रतिभा रखते थे, उनका चयन नहीं होता था। पंकज भाई, चयन उनका होता था जो नकल माफियाओं से साठगांठ करते थे। भाइयों बहनों, हमने इन नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की और जब हम कार्रवाई करने लगे तो आपने देखा होगा देहरादून में हमारे सभी नौजवान युवाओं को बरगलाने का काम हुआ, उनको गलत दिशा में ले जाने का काम भी किया कुछ लोगों ने। सड़कों पर उतारकर दुकानों में पथराव करना, गाड़ियों को तोड़ना, उपद्रव करना, इस प्रकार से उनको जो है बरगलाया गया। लेकिन हम यही रुके नहीं, हमको पता था क्योंकि हम सच्ची नीयत, अच्छी नीयत के साथ काम कर रहे थे। हम युवाओं के, नौजवानों के भविष्य का निर्माण करने के लिए काम कर रहे थे। अंततः वो सभी युवा नौजवान, उनकी भी समझ में आया, वो भी वापस आए। उसी का परिणाम हुआ कि देश का हमने सबसे प्रभावी नकल कानून लागू किया
और 200 से अधिक ऐसे नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का भी काम किया। और अब इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी, सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के प्रति हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमने जहां प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया, सख्त दंगारोधी कानून, खबरों में आगे बढ़ेंगे। मोतीचूर रेलवे ट्रैक 11 घंटे बाद फिर से सुचारू हो चुका है। रेलवे इंजीनियरों और टेक्निकल टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक से मलबा हटाया है। जाल की मरम्मत पूरी कर ट्रायल भी इंजन रन कराया गया है। ट्रैक को फिर से सुरक्षित घोषित किया गया है और ऐसे में सोमवार को ट्रैक बाधित रहने से 17 रेलगाड़ियां प्रभावित भी हुई थी। देहरादून की सड़कों पर खनन माफियाओं का खौफ देखने को मिल रहा है। मौत बनकर दौड़ रहे खनन के वाहन रोकने की कोशिश करने वालों को रोकने से भी नहीं कतरा रहे हैं। सहजधारा रोड से रायपुर क्रॉसिंग तक का नज़ारा हर किसी को दहला देगा। नो एंट्री का वक्त खत्म हो चुका था, लेकिन तेज डंपर बेखौफ दौड़ रहा था। एक्सीडेंट करने के बाद जब डंपर को रोकने पर डंपर चालक ने डंपर दौड़ा दिया और फिर रायपुर क्रॉसिंग पर जब पीड़ित ने डंपर रोकने की हिम्मत दिखाई तो उसे दोबारा रोकने का भी प्रयास किया गया। यह पूरा मंजर कैमरे में कैद हुआ और वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। हिमाचल के पाउंटा साहिब से डंपर को हिरासत में लिया गया है। वहीं पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। यहाँ पर से तेज गति से एक ट्रक जा रहा था और उसने पहले एक्सीडेंट करते करते बचा, तो उसके बाद में वो आगे हमने रोकने की कोशिश की, वो वहाँ पर भी नहीं रुका। मेरे को दबाते दबाते गया था, यहाँ से बच गया था मैं, नहीं तो ना मैं दब जाता ट्रक के नीचे। और पुलिस में दोनों रायपुर थाना और डालमवाला थाना दोनों खाली पड़े हुए, कोई भी नहीं अधिकारी वहाँ पर। हाँ देखिए, नो एंट्री में जो नो एंट्री का टाइम है वो खुलने का टाइम एकदम इंश्योर किया जाता है, बट कभी कभी ऐसा होता है, कभी ट्रैफिक कंजेशन हो या कभी अन्य कारणों से दूर स्थान पर जाने के कारण जो ट्रैफिक का टाइम होता है उसको देखते हुए तेज़ गति से जाते हैं, कहीं उनका चालान ना हो, तो इसको भी देखते हुए आरटीओ से भी संपर्क रखा जाएगा। इसमें खासकर थाना पुलिस और चीता पुलिस भी है कि टाइमिंग जो है उसको इंश्योर किया जाए। बट जो भी अभी पता चला उसमें टाइमिंग को लेकर नहीं, इसमें जो नेग्लिजेंट ड्राइविंग को लेकर शिकायत है और तत्काल इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा इसमें एक्शन लीगल कर दिया है। रुड़की के पिरान गलियार दरगाह में आयोजित विश्व प्रसिद्ध हजरत मखदूम शाबिर पाक सालाना उर्स मेले में अश्लीलता की शर्मनाक गतिविधियां सामने आई हैं। जहां झूला सर्कस के मंच पर युवतियों की ओर से अश्लील डांस प्रदर्शन किए जाने से जायरीन में भारी आक्रोश है। आरोप है कि ठेकेदार दरगाह प्रशासन और जिला प्रशासन की पूर्व में जारी सख्त हिदायतों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। मामले में सामाजिक संगठन और स्थानीय लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जायरीन का कहना है कि ये मेला रूहानियत का प्रतीक है, अश्लीलता के लिए कोई स्थान यहाँ नहीं है। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के लंढोरा पुलिस चौकी अंतर्गत गादारोना गांव से लापता हुए 28 वर्षीय साहब सिंह का शव मोहम्मदपुर झाल से बरामद हुआ है और शव की हालत बेहद खराब बताई जा रही है, जिससे पूरे गांव में सनसनी भी फैल गई है। वहीं परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए बीते सोमवार को गुस्से में पुलिस चौकी का भी घेराव किया और लंढोरा लक्सर मार्ग पर जाम भी लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि 29 अगस्त को गुमशुदगी दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। 29 अगस्त की बात है। 29 अगस्त को ये गांव से 2 लड़के गए कहीं और एक इनमें साहब सिंह है, धीर सिंह का लड़का, करीब 25 से 28 साल की उम्र के लगभग है उसकी। तो वे वहाँ कहीं दवाई के बहाने से गए हैं और जा करके बाद जो एडी पुल पे वहाँ कोई शराब का ठेका है, उन्होंने वहाँ से मतलब दारू वारू का सेवन भी किया और वहाँ से वो लड़का गायब हो गया। उसके बाद में फिर वहाँ इनकी मोटरसाइकिल उठाते हुए भी कोई वहाँ मतलब आ रहा उस वीडियो में,
लेकिन पुलिस वालों को आगे बताया तो पुलिस वालों ने शुरुआत में तो आनाकानी से की, पर उसके बाद भी अगर पुलिस वालों को कहा गया तो तब जाकर उन्होंने अगला कदम उठाया। ये मंगलौर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव गाधरोना में एक साहब सिंह जो है उनकी गुमशुदगी जो है पंजीकृत की गई थी और उसकी जो डेड बॉडी है कल हमें जो है नहर से प्राप्त हुई थी और नहर से प्राप्त होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए आज भेजा गया था। पैनल से इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाया गया है। उसी को लेकर जो है परिजनों ने जो कार्रवाई को लेकर एक जो इच्छा प्रकट की थी और सबने एक बात बोली थी, तो उसी में सभी को जो आश्वासित किया गया है कि जो इसमें जो भी निष्पक्ष कार्रवाई है वो की जाएगी और जो भी दोषी उनको बख्शा नहीं जाएगा और जो भी हमारी तरफ से जो संभव जो कार्रवाई है वो सभी की सभी हमारे द्वारा की जाएगी। और खबर काशीपुर से है, जहां नगर कीर्तन का आयोजन किया गया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसमें शिरकत की थी। गुरु श्री तेग बहादुर जी ने कहा, तिलक जंजू राखा प्रभुता का, तीनों बड़ो कलु मही साका, धर्म हेतु साका जिन किया, शीश दिया पर सिरौ न दिया। उन्होंने और उनके साथियों ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो उन पर घोर अत्याचार किए गए। उनके शिष्यों को खौलते हुए तेल में डाला गया, किसी को आरी से चीर दिया गया। और आप सब लोग अगर नानकमता साहब जाएंगे, कभी जाते ही हैं, वहाँ जो अंदर पूरी प्रदर्शनी लगी हुई और उसमें दिखाया गया है किस प्रकार से औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी और उनके शिष्यों के साथ किस अत्याचार, कितना अमानवीय व्यवहार, किस प्रकार से उनको कष्ट दिए गए, किसी को जिंदा ही जला दिया गया। अंततः गुरु तेग बहादुर जी जैसे महान संत, धर्म रक्षक, मानवता के प्रहरी का शीश काट दिया गया, परंतु गुरु साहब का साहस, बलिदान और संदेश हमेशा के लिए अमर हो गया। गुरु साहब के बलिदान ने बता दिया कि धर्म की रक्षा के लिए प्राण देना पुण्य का काम है और अत्याचार के सामने झुकना अधर्म का काम है। यही कारण है कि उन्हें हिंद की चादर के रूप में याद किया गया। भाइयों बहनों, गुरु नानक देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी सहित हमारे सभी गुरुओं ने राष्ट्र को प्रथम मानते हुए पूरे देश को, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। इसलिए उनके योगदान को जाने बिना देश के इतिहास को समझ पाना नामुमकिन है। यदि मैं कहूँ कि सिख परंपरा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। समस्त गुरुओं के आदर्शों को आत्मसात करते हुए आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश जहां एक और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, वहीं उन्होंने सिख समाज की बहुत सी मांगों को पूरा करने का काम किया है। चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण हो, लंगर से सभी प्रकार के करों को हटाना हो, वैश्विक संगत को सेवा का अवसर देते हुए श्री हरमिंदर साहब को FCRA पंजीकरण की स्वीकृति प्रदान करनी हो, गुरु गोविंद साहब की 350वीं जयंती पर भव्य प्रकाश पर्व मनाना हो, गुरु गोविंद साहब के साहबजादों के बलिदान को आदर देते हुए देश में पहली बार उनकी वीरता को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को पूरे विश्व के अंदर आज एक एक घर घर तक उनका बलिदान पहुँचे। वीर साहब, वीर जो हमारे शहजादे थे, उनका इतिहास पढ़ाया जाए, उनके बारे में बताया जाए। वीर बाल दिवस घोषित किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों को अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस लाना हो या फिर 1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिख समाज के हित में सदैव कार्य किया है। आदरणीय मोदी जी के सहयोग से हम देवभूमि उत्तराखंड में भी गोविंद घाट से हेमकुंड साहब तक 12.5 किलोमीटर रोपवे का निर्माण करने की दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं। और इस रोपवे के निर्माण के होने के बाद हेमकुंड साहब जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो यात्रा एक कठिन यात्रा होगी। आप सबको पता है हेमकुंड साहब जाना कठिन यात्रा है, बिना संकल्प के वहाँ जाना आसान नहीं है। और जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, वृद्ध हैं,
उनके लिए तो और भी अत्यधिक कठिन हो जाता है। अब आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हेमकुंड जाने वाले रोपवे का निर्माण होने जा रहा है, उसके होने के बाद जो यात्रा 3-4 दिनों की यात्रा होती थी, कठिन यात्रा होती थी, वो यात्रा मात्र 45 मिनट में पूरी हो जाएगी, मात्र 45 मिनट में। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा 1947 के विभाजन का दर्द झेलने वाले शहीदों की स्मृति में विभाजन विभीषिका स्मृति निर्मल का स्थल का निर्माण भी कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारे गुरुओं को आदर्श मानकर हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक मूल्यों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव संकल्पित होकर काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, हमने दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए 9000 एकड़ से भी अधिक जमीन को उन लैंड जिहादियों से मुक्त करवाया। 250 से अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील किया है। 500 से अधिक अवैध संरचनाएं, कहीं पर नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर डालकर सरकारी जमीनों को कब्जा किया गया था, उनको भी कब्जे से मुक्त कराने का काम किया है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। अब राज्य में एक अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिससे राज्य के सभी अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर और उनके संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जब हम अल्पसंख्यक शिक्षा के सुधार का विधेयक ला रहे थे, तो हमारे त्रिलोक सिंह चीमा जी ने उसको पढ़ा और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। तो हमने तय किया कि वो संशोधन विधानसभा में त्रिलोक जी रखेंगे, और इन्होंने उस संशोधन को रखा और वो विधेयक का हिस्सा बन गया। वो विधेयक हमारा पारित हो गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।